students, welcome in my YouTube channel Biology for Neat Crackers। स्टूडेंट्स, हम बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं और आपने 3 वीडियोस में देख लिया है कि उसके 3 स्टेप्स ख़त्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चल रहा है। उसमें क्या करना था, आपको किसी फॉरेन डीएनए को लेना था और वेक्टर से ऐड करके किसी दूसरी होस्ट सेल में ऐड करना था। ठीक है, मीन्स डालना था, तो उससे क्या होता, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिलता। तो अभी क्या है, अभी देखिए लास्ट लेक्चर्स में आपने ये देख लिया है कि जो डीएनए हमको चाहिए, जैसे एग्जांपल हम क्या लेके चल रहे थे, इंसुलिन का। तो जो डीएनए आपको चाहिए, आपने उसको क्या किया था, आरई के थ्रू, आरई क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, उससे आपने कट कर लिया था। और कट करने के बाद आपने क्या किया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस थी उसके द्वारा क्या किया था आपने, जो रिकॉम्बिनेंट जो रिक्वायर्ड डीएनए, जो पोर्शन आपको चाहिए वो आपने ले लिया था। ठीक है, तो ये तो हो गया था। अब क्या करना था कि अभी आपको ये जो आपका जो इंसुलिन वाला डीएनए है, मीन्स ये डीएनए जो आपने अलग किया है, ठीक है, इसको आपको किसमें, किसी वेक्टर डीएनए के साथ, वेक्टर मतलब कोई दूसरा, किसी और बैक्टीरिया के द्वारा लिया गया डीएनए का पार्ट, या बोला जाए डीएनए। ठीक है, डीएनए पार्ट तो बाद में, डीएनए। ठीक, तो फिर से सुनिए क्या है, आपने जो डीएनए अलग किया है उसको किसी वेक्टर डीएनए में, ये वेक्टर डीएनए क्या होता है, किसी दूसरे बैक्टीरिया से निकाला गया कोई डीएनए। एक्चुअल में वो डीएनए क्या कहलाता है, प्लाज्मिड। क्या है, प्लाज्मिड। ठीक, तो अभी आगे हम लोग वेक्टर की कहानी देखेंगे क्या है। अभी आप ये जानिए कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो माध्यम है जो इंसुलिन वाले डीएनए को ले और किसी दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचा दे। ठीक, तो एक बोला जाए मीडिएटर है जो क्या काम करता है कि जो रिक्वायर्ड डीएनए उसको होस्ट सेल में डालने का काम करता है। ठीक है, तो क्या बोला है, लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। मीन्स क्या करना, अभी ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है ना, ये जो इसको लाइगेट करना, जोड़ना है वेक्टर से, क्योंकि जब आप वेक्टर में जोड़ देंगे तभी तो वेक्टर लेके जाएगा, है ना। तो वेक्टर मीन्स होता है वाहक। ठीक, तो अभी जो 4th स्टेप है हमारा, उसमें क्या करना है, ये वाला जो डीएनए है उसको वेक्टर डीएनए, ये देख रहे हैं जो खाली जगह है, ये वेक्टर डीएनए देखिए, इतना पूरा में गोला नहीं कर रही हूँ मैं, जो वेक्टर बना रही हूँ ऐसा बना रही हूँ। क्यों, क्योंकि इसी आधे पोर्शन से, इसी पोर्शन से आके इस वाले डीएनए को लगना है, लग जाएगा जब, फिर ये वेक्टर ले जाएगा साथ में। तो इसी वजह से तो उसी जगह जोड़ना है हमें, लाइगेट करना है। ठीक, तो बोला है कि द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए विथ वेक्टर इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस। मीन्स क्या है, जो डीएनए ज्वाइन करता है, ठीक है, किसके साथ, वेक्टर के साथ। मीन्स जो इंसुलिन वाला पार्ट है जब वो जाता है वेक्टर के साथ ज्वाइन करता है, तो उसमें कई तरह से कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वो जुड़ता है उससे। क्या बोला है, आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए। ठीक, अब इस लाइन को पहले समझिए क्या बोला है। देखिए, सोर्स डीएनए तो वो था जो आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग किया, पहले आरई से कट किया था। ठीक है, तो और जो वेक्टर था, एक्चुअल में जो वेक्टर होता है ना, पूरा सर्कुलर होता है। ठीक, सर्कुलर फॉर्म का एक डीएनए होता है। बट क्या होता है, जिस आरई से, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने सोर्स डीएनए को कट किया था, सोर्स डीएनए मीन्स बोला जाए इंसुलिन वाले डीएनए को कट किया था, उसी आरई से आप वेक्टर के भी पार्ट को कट करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, जब यहाँ से कट लगाएंगे कि यहाँ से कट लगाएंगे तो वेक्टर वाला कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो आरई आपने, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपने यूज़ किया था सोर्स डीएनए को कट करने में, मीन्स इंसुलिन वाले पार्ट को कट करने में, वही आरई का यूज़ करेंगे आप वेक्टर को भी कट करने में। ठीक, अब ये लाइन क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा, द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, सॉरी, आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए, मतलब सोर्स डीएनए जो रिक्वायर्ड डीएनए था उसको कट करने के बाद, एज वेल एज वेक्टर डीएनए, और वेक्टर को भी कट करने के बाद विथ अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, विशेष रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों कट किया है। ठीक, द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर
क्या बोला, कट आउट, काट के निकाला जाता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए। आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो रिक्वायर्ड पोर्शन अलग किया है, जो इंसुलिन वाला पोर्शन अलग किया है, उसी को जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। उतने छोटे से पार्ट को जो जाके आपको वेक्टर में जोड़ना है, उसको आप क्या बोलेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या बोला, द कट आउट, काट के जो निकाला जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को, मीन्स वो जो छोटे पार्ट को, फ्रॉम द सोर्स डीएनए, किससे, सोर्स डीएनए से ही आपने अलग किया था। सोर्स डीएनए बोला जाए कि जो पूरा बड़ा सा नहीं स्टार्टिंग में डीएनए था, जो आपने बैक्टीरिया के सेल से निकाला था, या प्लांट की सेल से निकाला होगा, या फंगस की सेल से निकाला होगा, जिसकी सेल से भी निकाला था, ये बड़ा सा था। फिर आपने आरी से ढेर सारे रिकॉग्निशन पॉइंट मिले थे, कट किया था, तो ये ढेर सारे छोटे छोटे पोर्शन हो गए थे। फिर आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सब स्ट्रिप फॉर्म में आ गए। फिर उसमें से जो आपको चाहिए वो पीस आपने अलग किया, तो वो जो पीस आपने अलग किया वही क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, ध्यान रखिएगा, वही जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, तो जिस बार बार सोर्स डीएनए बोल रहा है, ये स्टार्टिंग में जो डीएनए आपने सेल से निकाला था उसी को सोर्स डीएनए, इसीलिए बोल रहा है कि सोर्स डीएनए से आरी के द्वारा कट करके आपने जो पोर्शन निकाला है उसी को जीन ऑफ इंटरेस्ट बोला जा रहा है। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से, तो ध्यान दीजिएगा। फिर से देखते हैं इस पूरी लाइन को। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए विथ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, तो ये तो क्लियर है कि सोर्स डीएनए वेक्टर डीएनए को विशेष रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया। द कट आउट, और काट करके निकाला गया जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो पार्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए से, एंड द कट वेक्टर, और वेक्टर को भी कट किया गया था, विथ स्पेस आर मिक्स्ड। फिर दोनों को क्या किया गया, अभी दोनों को जोड़ना है ना, तो अब क्या करेंगे, ये जो वेक्टर वाला डीएनए है और जो छोटा सा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उन दोनों को मिक्स कर देंगे। ठीक, और मिक्स करने के साथ साथ वहीं क्या लगा देंगे, एक एंजाइम, उसको बोला जाएगा लाइगेज। क्या बोला जाएगा, लाइगेज इज एडेड। दिस रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके रिजल्ट से क्या होगा कि आपका ये जो वेक्टर डीएनए है और ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जुड़ जाएगा, और इस ये जुड़ के जो ये इसके जुड़ने से, इन दोनों के जुड़ने से जो ये बन के आ रहा है उसको बोला जाता है आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वही तो कट किया था, अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक, सेंटर से थोड़ा दूर कट। मैंने आपको जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि रेस्ट्रिक्शन दो होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस बाहर से कट करता है, और एक होता है इंडोन्यूक्लियस जो अंदर से कट करता है। ठीक, तो यहाँ पे ना जो सोर्स डीएनए या वेक्टर डीएनए को जो कट करने में एंजाइम यूज हुआ, वो एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है। क्या है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है। तो यहाँ जो बोला ना कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है डीएनए के स्ट्रैंड को लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, तो एक्चुअल में सेंटर पोजीशन तो मान लीजिए है, तो सेंटर पोर्शन से थोड़ा सा साइड, मीन्स यहाँ से मान लीजिए कट लगा लेगा, बट क्या है अंदर ये किनारा नहीं, तो एक्चुअल में क्या है सेंटर से थोड़ा साइड से कट करता है, बट वो होता क्या ना, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ही होता है। ठीक, तो क्या बोला, सेंटर से थोड़ा साइड से कट करता है, फ्रॉम द सेंटर द पैलिंड्रोम साइड्स, और जिस पोजीशन से सेंटर के थोड़ा इधर जो कट करता है उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम साइट। ठीक, या क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में क्या होता है ना कि आप चाहे जिधर से रीड करो, अगर इधर से, जैसे एग्जांपल होता है मलयालम का, पता नहीं मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपसे डिस्कस किया है कि नहीं, डोंट नो, बट मैं थोड़ा सा अगर डिस्कस किया है तो रिकॉल करा दे रही हूँ, अगर नहीं है तो भी जान लीजिए कि जैसे आपके एनसीईआरटी में लेके चल रहा मलयालम एज ए एग्जाम्पल, ठीक है, तो मलयालम की खास बात क्या है, आप इधर से पढ़ोगे फिर भी मलयालम, इधर से पढ़ोगे फिर भी मलयालम। ठीक, तो ऐसा कुछ होता है, तो ये बड़ा स्पेसिफिक सा है ना, ये कहीं और देखने को नहीं मिले, कहीं स्पेशल जगह ही ऐसे नाम देखने को मिलते हैं, या कुछ स्पेशल वर्ड से इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में यूनिक होते हैं, कोई भी दूर से देखेगा तो पहचान लेगा कि हाँ ये थोड़ा सा यूनिक वर्ड है।
तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि कुछ ऐसा ही होता है हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ भी, कि आपने क्या बोला कि ये डीएनए है, तो डीएनए को सेंटर के थोड़ा साइड से, मान लीजिए यहाँ से कट कर रहा है, ठीक। तो अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कैसे पता कि थोड़ा साइड से कट करना है? एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि अगर आप इधर से रीड करो फिर भी वही नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे, इधर से रीड करो फिर भी। तो जब दोनों साइड से सेम टाइप के नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलते हैं तो उसी को बोला जाता है क्या, पैलिंड्रोम साइट, ठीक। क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोम साइट। तो यहाँ ऐसे क्या होता है, आरी जाते हैं, पहचान लेते हैं, और वो हम अक्सर ऐसा होता है कि पैलिंड्रोम साइट सेंटर से थोड़ा साइड ही मिलते हैं, तो वहीं से कट लगा देता है। तो क्या बोला है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे, थोड़ा सा दूर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट, बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड। अब इस लाइन को समझने के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम आपको देखना पड़ेगा, जो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या है, ये वेक्टर डीएनए की बात करूँ या फॉरेन डीएनए की, ठीक। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे ई कोआर, यहाँ क्या लिखा, एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक। तो पहले आप देखिए वेक्टर में पैलिंड्रोम सीक्वेंस देखिए, यहाँ पे GAATTC लिखा है ना, ठीक। अच्छा, इसका नीचे डबल स्टैंडर्ड दूसरा पोर्शन देखिए, इधर लिखा ना GAATTC। तो इधर से अगर चल रहे हैं तो भी GAATTC, इधर से चल रहे हैं फिर भी GAATTC, ठीक। ध्यान रखिएगा, फिर से ध्यान दीजिए, इसकी बात मैं कर रही हूँ, इधर से ये जो स्क्वायर बना है इसकी बात कर रही हूँ। इधर से पढ़ेंगे, देखिए स्क्वायर में लिखा GAATTC, और इस स्क्वायर में इसको इधर से देखेंगे, इधर से पढ़िए, तब क्या लिखा, GAATTC, ठीक। देखिए ऊपर साइड भी GAATTC है और नीचे भी, ठीक है। तो मीन्स कहने का मतलब है इधर से चलें तो भी, इधर से चलें तो भी। तो अभी ये कंफ्यूज मत होइए कि मलयालम तो एक ही, तो भाई वो एक ही सेंटेंस था। यहाँ आप डीएनए डबल हेलिक्स की बात कर रहे हैं, तो वेल नोन है कि आपको देखना पड़ेगा, यहाँ डबल हेलिक्स फॉर्म में है तो इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि चलो ये इतना पोर्शन क्या है इनका, इतना पोर्शन हो गया है पैलिंड्रोम, ठीक। तो यही कहीं से इनको कट करना है। अब यहाँ भी कहाँ से, ठीक। तो उन्होंने देखिए सेंटेंस में यहाँ क्या बोला था कि पैलिंड्रोम साइड के बाद देखिए, बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, ठीक। मतलब क्या कि जिस नाइट्रोजनस बेस के बीच में ऊपर से कट लगा रहा है, उसी नाइट्रोजनस बेस में क्या होगा, नीचे से कट लगाएगा उसके बीच में, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ एरो बना ना छोटा सा जी और ए के बीच में, तो आर ई क्या आएगा, इस पैलिंड्रोम में भी पहला कट लगाएगा जी और ए के बीच में, ठीक। इसी तरह से वो नीचे भी जी और ए के बीच में कट लगाएगा। आपके एनसीईआरटी में और क्लीन डायग्राम आपको दिख जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि ऊपर साइड जिन दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कट लगाया है, नीचे भी जी और ए के बीच में ही कट लगाया है, ठीक। देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका जी बचा क्योंकि AATTC अलग हो गया, और नीचे क्या बचा, नीचे चूंकि आपका इधर से GL हो गया, बीच का CTTAA बचा, ठीक। तो ये तो हो गई वेक्टर की बात। हम आते हैं फॉरेन में। फॉरेन में भी देखिए क्या है, GAATTC यहाँ भी दिख रहा है, इधर से पढ़िए GAATTC, इधर से पढ़िए GAATTC, ठीक। ये आपको दिखा। चलिए उसके बाद क्या है, यहाँ भी वही जी और ए के बीच कट लगाया है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका जी और ए के बीच में थोड़ा सा एरो का प्रॉब्लम है, तो बट उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, जी और ए के बीच का ही एरो रहेगा, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। तो ऊपर से क्या हुआ है आपका, ऊपर देखिए क्या, इधर से जी निकल गया और उधर से नीचे से क्या निकल गया, आपका जी बचा है, AATTC निकल गया, ठीक। तो यहाँ भी है। तो अब देखिए एक एंड यहाँ खाली था और इनका नीचे वाला एंड खाली था, तो क्या हो जाएगा, दोनों जाके ये ऐसे करके दिखाया है ना, ये जाके यहाँ जुड़ गए हैं। और देखिए डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइंट एट स्टिकी एंड भी आएगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब सेम आरी से कट करते हैं, जो इसका एंड होता है वो स्टिकी नेचर का हो जाता है, ठीक, चिपचिपा नेचर का हो जाता है। फिर इजीली रिकॉम्बिनेंट डीएनए जुड़ गए हैं, और यहीं पे आप डीएनए लाइगेज एंजाइम भी डाल दे रहे हो तो आसानी से जुड़ जा रहे हैं, ठीक।
चलिए अब ये लाइन आपकी क्लियर होगी। तो क्या बोला है फिर से देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा साइड में, ऑफ पैलिंड्रोमिक साइड पे, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। दिस लीव्स, तो कट करने के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन हो जाता है एंड एंड। देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेच कॉल्ड स्टिकी एंड ऑन ईच स्ट्रैंड। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा था ना, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका क्योंकि इतना पोर्शन गायब हो गया, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड क्योंकि इतना पोर्शन गायब हो गया, तो अब स्टिकी एंड हो जाएंगे, वही यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए क्या बोला, दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट। एक्चुअल में जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वेल नोन है। ठीक है, दिस स्टिकनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। अच्छा, स्टिकनेस नेचर में है तो डीएनए लाइगेज को प्रॉफिट रहेगा, आसानी से वो जोड़ भी सकता है। व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड। और फायदा ये है कि जब उसी आरी से आपने वेक्टर को भी कट किया है, उसी आरी से आपने फॉरेन डीएनए को भी कट किया है, तो यहाँ प्रॉफिट ये है कि ये क्या करेंगे, ये आसानी से क्या हो जाएंगे, सेम स्टिकी एंड रहेंगे, आसानी से जुड़ जाएंगे। एंड दीज कैन बी ज्वाइन टुगेदर इनटू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज। इजली क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे। ठीक, ये देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए बन गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही दिखाया गया, ये फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए है। या वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड लिखा हुआ है उसको आगे मैं समझाऊंगी अभी, तो इतना जानिए वेक्टर डीएनए है। देखिए लिखा, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए विथ स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट से देखना, छोटे छोटे उसमें कट कर दिए हैं। फिर लाइगेज ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड का मीन्स वेक्टर ही आप समझिए कि लाइगेज जोड़ रहा है फॉरेन डीएनए को वेक्टर के साथ या प्लाज्मिड के साथ, फिर क्या है आरडीएनए बन जा रहा है। ठीक, तो ये क्या है आपका डायग्राम है, ये भी डायग्राम था, ये भी है, आपको जिससे समझ में आया। यहाँ पे स्टिकी एंड दिखाना था इसलिए ज़्यादा बेटर है स्टिकी एंड के लिए, और ये नॉर्मली अगर आपको समझाना है तो उसके लिए बेटर है। ओके, चलिए तो फाइनली देखिए फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि आपने उसको जोड़ दिया, ठीक, वेक्टर के साथ। अभी क्या करना है, ये जो आरडीएनए बना है अभी इसको किसी दूसरे बैक्टीरिया होस्ट सेल में एंटर कराना है ना, तो वो तो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। बट आज हम थोड़ा सा शॉर्ट नोट देखेंगे वेक्टर पे, क्योंकि वेक्टर अक्सर क्वेश्चन में पूछता रहता है, तो देख लेते हैं। देखिए क्लोनिंग वेक्टर है लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्या है। These used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinants. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर जो इस समय हम यूज़ करते हैं हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, एक तरह से क्या है, जीन्स की हम इंजीनियरिंग है तो कर रहे हैं, किसी डीएनए को ले रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फिर किसी में जोड़ रहे हैं, तो एक तरह से इंजीनियरिंग ही है। तो ये बोल रहा है कि वेक्टर क्या करता है, इंजीनियर की तरह यहाँ यूज़ किया जाता है, हेल्प करता है किसी फॉरेन डीएनए को लिंक करने में, जोड़ने में तो कर ही रहा है, अपने के साथ अपने साथ जोड़ रहा है उसको। ठीक है, इसके साथ सेलेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, सेलेक्ट भी करेगा, रिकॉम्बिनेशन मतलब रिकम्बाइन करना, किस डीएनए को किस पार्ट को हमें लेना है, रिकॉम्बिनेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और किस पार्ट को नहीं लेना, तो कौन मतलब क्या, जितने भी नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनसे क्या कर रहा है, उसको अलग भी करता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाए कि क्या बोला गया है कि वेक्टर यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है, वेक्टर आर डीएनए मॉलिक्यूल। एक्चुअल में क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट सेल। क्या करते हैं, ये फॉरेन डीएनए दूसरे डीएनए सेगमेंट को लेते हैं, उनको कैरी करते हैं, मीन्स पहुंचाते हैं होस्ट सेल में, और साथ ही साथ क्या करते हैं, रेप्लिकेशन भी करवाते हैं। रेप्लिकेशन में समझते हैं ना, एक डीएनए से नए डीएनए मॉलिक्यूल का बनना, उसी को रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो पहुंचाते भी और रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ बोला है प्लाज्मिड वेक्टर। अच्छा, जो प्लाज्मिड वेक्टर बार बार आ रहा है, प्लाज्मिड थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूँ
कि देखिए क्या होता है, नॉर्मली किसी भी बैक्टीरिया सेल में, अगर ये बैक्टीरिया सेल है, मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में क्या अपना, ये बैक्टीरिया है, इनमें अपना जेनेटिक मटेरियल तो होगा जो कि डीएनए ही होता है। नॉर्मली आरएनए भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो मान लीजिए कि डीएनए नॉर्मली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है। इसके अलावा भी बैक्टीरिया में ओवल शेप्ड सर्कुलर छोटे छोटे डीएनए पड़े होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे डीएनए पड़े होते हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड। क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड। और इन अगर इसमें से आप प्लाज्मिड को बाहर भी कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इनका अपना जेनेटिक मटेरियल तो सेफ है। इसीलिए बोला जाता है प्लाज्मिड का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट, क्योंकि एक्स्ट्रा है ना, मेन तो ये है, एक्स्ट्रा ये पड़े हुए, इसीलिए तो उसी को प्लाज्मिड बोला जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, प्लाज्मिड का कोई काम नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग, प्लाज्मिड को निकाल लेते हैं, वेक्टर की तरह यूज़ करने लगते हैं, इसीलिए यहाँ प्लाज्मिड वेक्टर लिखा है, ठीक है। तो कभी भी प्लाज्मिड आए तो प्लाज्मिड आपको पता होना चाहिए होता क्या है, इसे लिखा प्लाज्मिड वेक्टर। अभी हमने प्लाज्मिड को निकाल लिया और हम वेक्टर की तरह यूज़ करें, उसमें किसी डीएनए को जोड़ रहे हैं और ले जाके किसी और में सेंड कर दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं, तो वेक्टर की तरह, वाहक की तरह काम कर रहा है। तो प्लाज्मिड किसने डिस्कवर किया था, वह डिस्कवर्ड बाय विलियम हेज एंड जोशुआ लीडरबर्ग, ठीक है। तो लीडरबर्ग जी का नाम आता है 1952 में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्या, दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग, हाँ सेल्फ रिप्लिकेटिंग यूजुअली सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये बेस्ट डेफिनेशन है वेक्टर की, सॉरी प्लाज्मिड की, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ जैसे एक प्लाज्मिड का एग्जांपल है PBr322, ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मिड ही है बट एक तरह से वेक्टर है, मतलब प्लाज्मिड था बट वेक्टर की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी यही इसी का एग्जांपल लिया है, इसलिए हम लोगों ने इसी को लिया, नहीं तो और भी ढेर सारे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बना है, ये PBr322 का है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए क्या, ओवल शेप्ड है, और देख रहे हैं यहाँ पे बामेच फर्स्ट, साल फर्स्ट, ओरी, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, इकोआर फर्स्ट, क्ला फर्स्ट, हिंद थर्ड, ठीक है। इसके अलावा AMPR, TET-R, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके ये बोला जाए कि अभी जैसे देखिए PBr322 ओरी, ओरी क्या है, वो पार्ट, अभी आगे देखेंगे, ओरी क्या है, वो स्पेस है, वो जगह है जहाँ से रिप्लिकेशन की शुरुआत होती है, ठीक। तो बोला जाए ओरी क्या है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ये एक ऐसा स्पेशल प्लेस है PBr322 में जहाँ से ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है, मीन्स रिप्लिकेशन शुरुआत होती है, यहीं से एक डीएनए से नया डीएनए बनना स्टार्ट होता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है, यहीं पे AMPR, TET-R, एम्पिसिलिन के लिए और टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो पार्ट है, ये जो जीन्स है, ये उसके लिए रेजिस्टेंसेस शो करते हैं, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स के लिए और टेट एंटीबायोटिक्स के लिए, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ पे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन मीन्स ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंसेस शो करेंगे। बट अगर यहाँ से ये हटा दिया जाए, उसके बाद अगर आप एम्पिसिलिन डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये PBr322 मीन्स ये प्लाज्मिड अफेक्टेड हो जाएगा उस एंटीबायोटिक से, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे सभी और सब प्लाज्मिड्स में भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही में, काफ़ी, क्योंकि बहुत टाइप्स के प्लाज्मिड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या, PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, इकोआर फर्स्ट, तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स, रिस्ट्रिक्शन साइट्स मीन्स बोला जाए रिकॉग्निशन साइट्स हैं, जहाँ पे क्या है कि जहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के आपके आरी हैं, क्योंकि आरी भी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उनकी रिकॉग्निशन साइट है जहाँ पे आके पहचानेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कट का। तो ये हिंद थर्ड का है, क्ला फर्स्ट का है, बामेज फर्स्ट का है, साल फर्स्ट का है, तो ये सब है, ठीक। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर कंस्ट्रक्टेड इन 1977 बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिगुज। तो मतलब सबसे पहला खोजा जाने वाला आर्टिफिशियली बनाया गया है, इस वजह से ये पहला है, PBr322 है, और बॉलिवर और रॉड्रिगुज जी ने इसको सर्च किया था। और एक्चुअल में देखिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो कहेंगे कि आप इसको डिक्टो ऐसे लर्न कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में तो एज़ यूजुअल अभी बामेच फर्स्ट जहाँ है यहाँ A लिख देगा, साल जहाँ है यहाँ B लिख देगा,
और ऑप्शंस बना देगा, है ना। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। इसको एज यूजुअल ही एकदम तैयार कर लीजिए, और करना ही पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके नॉमेनक्लेचर की बात किया जा रहा है कि पी मीन्स के प्लाज्मिड, बी आर मीन्स बोलीवर एंड रेट्रीगुज, और 322 नंबर है। 322 नंबर का मतलब है कि अभी देखिए जैसे कि अदर भी हैं, जैसे जो फर्स्ट नंबर पे सर्च किया गया, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड पे, तो इनका जो सर्चिंग नंबर था, मीन्स बोला जाए बहुत से रिसर्च चल रहे थे तो बहुत टाइप्स के वेक्टर को खोजा गया, तो ये जिस समय खोजे गए इनका क्या था, 322वां नंबर था, ठीक है। तो इनका पोजीशन जिस पे है, तो क्योंकि अब बहुत टाइप के वेक्टर्स हैं, बहुत से वेक्टर्स हैं, तो अगर ये नंबर नहीं दिया जाएगा तो फिर सब मिक्स हो जाएगा, इसलिए इनकी पोजीशन बता दी जाती है कि 322 नंबर पे इनकी खोज हुई है। अभी देखिए ऐसे PBR 325 भी है, 327 भी है, 328 भी है, तो क्या है बहुत टाइप्स के हैं बहुत, तो इसीलिए नंबर दिया जाता है। तो एग्जांपल मैंने दे दिया, इससे आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अच्छा, फीचर दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर, ठीक है। तो अभी क्या है, कुछ विशेष गुण होने चाहिए वेक्टर में जिससे क्या वो क्लोनिंग करा सके। अब मतलब क्लोनिंग की जो प्रक्रिया हो, अभी अपने तरह के और भी ढेर सारे बना सके, तो उसके लिए क्या होने चाहिए, थोड़े से कुछ कैरेक्टर होने चाहिए। जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, तो वो एक पोजीशन हर वेक्टर में होनी ही चाहिए जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत हो सके। इनको अपनी तरह ही नया DNA बनाना है तो बना सकें, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक, ओरी के साथ साथ क्या सेलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए जो कि पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके किसको ट्रांसफॉर्म करना है, किसको नहीं ट्रांसफॉर्म करना है। इसीलिए बोला है कि इन एडिशन टू ओरी द वेक्टर रिक्वायर्ड अ सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्म, जिसको नहीं ट्रांसफॉर्मेंट करना है उसको आप हटा दो, एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट, और जिनको ट्रांसफर करना है उनको क्या करोगे, ग्रोथ करवाओगे। यहाँ लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ DNA इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरियम, तो मीन्स वेक्टर ये पहचान भी सके कि किसको अगली जनरेशन के लिए किसको हमें ले जाना है अपने साथ, किसको नहीं ले जाना है। तो जिसको ले जाना है उसको ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, जिसको नहीं ले जाना है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक। इसके अलावा उनके पास स्पेशल क्लोनिंग साइट होना चाहिए, ठीक। यहीं से क्या होगा, यहीं क्लोनिंग साइट से क्या लिंक एलियन DNA आके यहीं पे लिंक होगा। तो बोला है लिंक एलियन DNA, द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू या सिंगल रिकॉग्निशन साइट। वेक्टर में नॉर्मली क्या होता है, एक या एक से अधिक स्थान होता है, पहचानने योग्य स्थान होता है। तो वेक्टर को आवश्यक है कि उसके पास क्या हो, या तो थोड़े से, या तो एक हो, या बहुत अधिक हो रिकॉग्निशन साइट हो, ठीक है। और वो रिकॉग्निशन साइट किस लिए होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ताकि वहाँ पहचान सके। वहीं से कट करेगा, जब वहीं से कट करेगा तो उसी पोजीशन पे तो आके लिंक होंगे कौन, एलियन DNA, तो उसी को बोला गया है क्लोनिंग साइट्स। द लाइगेशन ऑफ एलियन DNA इज कैरीड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और एक्चुअल में भी आपने देखा था 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थे। तो ये बोला गया कि जब लगता है ये आके बाहर, जो एलियन DNA आके लगता है, तो कम से कम 1 या 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन तो वहाँ होने ही चाहिए। क्योंकि अभी मान लीजिए कि वो वाला जो एलियन DNA आ रहा है, आके लग रहा है, हो सकता है उसके पास कोई ऐसा एंटीबायोटिक हो, या उसमें कुछ उसके एंटीबायोटिक्स कुछ मॉलिक्यूल्स ही हों। तो अगर वो आके लगेंगे तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो एक बार चेक करते हैं, रेजिस्टेंसी शो करते हैं, यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं है इनके पास जिससे क्या वेक्टर को कुछ खतरा हो सकता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, तो कम से कम इसमें लाइगेशन की प्रक्रिया हो, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वहाँ होने ही चाहिए, और मोर देन और भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है वो किस टाइप का वेक्टर है ये, ठीक है। तो अभी क्या है, फाइनली ये इनके मेन कुछ कैरेक्टर्स थे। तो फाइनली क्या है, देखिए वेक्टर का शॉर्ट नोट आता है, तो शॉर्ट नोट अगर बोर्ड्स में आप देख रहे हो तो फिर बोर्ड्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीट वगैरह में क्या है कि नीट में अक्सर पूछता है वो डायग्राम, अभी जो मैंने आपको दिखाया था ये डायग्राम पूछा जाता है, डिक्टो ये, ठीक है। और इनका नेमिंग पूछ लिया जाता है किसने सर्च किया था, तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं। ओके, तो अभी क्या देखिए RDNA टेक्नोलॉजी में हम 4th स्टेप तक पहुंच चुके हैं, और शॉर्ट नोट में हमने वेक्टर तक देख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या हम 5th स्टेप देखेंगे कि अभी जो RDNA बना लिया है उसको हमें होस्ट सेल में कैसे सेंड करना है। ओके,
ओके, थैंक यू।